गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 5 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। इसमें आज का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है कि अभी हाल ही में खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में पदक तालिका में कौन टॉप पर रहा है। तो आंसर होगा कर्नाटक। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स की और 2026 में ये जो हुआ है इसका पहला संस्करण है। 25 मार्च को शुरू हुआ था, 3 अप्रैल तक चला। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के 3 शहरों में इसका आयोजन हुआ था, रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा में। और इसका मैस्कॉट जरूर याद रखना, इसका शुभंकर था मोरवीर। मोर का मतलब हो गया मेरा या हमारा और वीर मतलब होता है बहादुर। ये आदिवासी संस्कृति, गर्व और साहस को दर्शाता है। कुल यहाँ पे जो खेल खेले गए, वैसे तो 9 खेल थे, इसमें 7 गेम्स पदक के लिए खेले गए और 2 प्रदर्शन खेल थे, मल्लखंब और कबड्डी। अच्छा, डायरेक्ट मेडल टैली की बात करते हैं तो सबसे पहले स्थान पर या सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं कर्नाटक ने। 23 गोल्ड है, 8 सिल्वर है और 7 ब्रोंज है। टोटल 38 मेडल है इसके पास। दूसरे पे उड़ीसा है, लेकिन उड़ीसा में अगर आप देखोगे, एक बात नोट करोगे तो जितने भी मेडल टैली में जो रैंकिंग दी गई है, सबसे ज्यादा टोटल मेडल इसके पास ही है। 57 मेडल है, 50 से ऊपर मेडल इसके पास है। लेकिन आपको पता है जिसके पास सबसे ज्यादा गोल्ड होते हैं, सिल्वर होते हैं, तो उनको अच्छी रैंकिंग दी जाती है। तो रैंकिंग गोल्ड के हिसाब से रैंकिंग देखी गई है तो सबसे ज्यादा कर्नाटक के पास है 23 गोल्ड, उड़ीसा के पास 21 ही गोल्ड है। तो इसीलिए उड़ीसा पहले स्थान पर, तो कर्नाटक पहले स्थान पे, उड़ीसा दूसरे पे और तीसरे पे झारखंड है। और जो मेजबान राज्य है छत्तीसगढ़, वो देखोगे तो वो 9वें स्थान पर है। ठीक है, तो खेलो इंडिया की बात चल रही है तो अभी तक जितने भी खेलो इंडिया गेम्स हुए थे वो सारे मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। एक यही वाला बाकी था ट्राइबल वाला, वो भी आज हमने देख लिया, तो अब सारे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 की हम बात कर रहे हैं। दूसरा एडिशन जो हुआ था नई दिल्ली में और इसका मैस्कॉट है उज्ज्वला, उसमें टॉप पे रहा था हरियाणा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 7वां एडिशन हुआ था बिहार में, उसका मैस्कॉट है गजसिम्हा और उसमें टॉप पे महाराष्ट्र था। वहीं खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल, इसका पहला एडिशन हुआ था और कहां पर हुआ था? श्रीनगर की डल झील में। मैस्कॉट है हिमालयन किंगफिशर और इसमें टॉप पे मध्य प्रदेश था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 5वां एडिशन हुआ था राजस्थान में। मैस्कॉट है खम्मागणी, टॉप पे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी था। फिर हमने देखा अभी 2026 में ही खेलो इंडिया बीच गेम्स का भी दूसरा संस्करण हुआ। दीव के घोगला बीच पर शुभंकर है पर्ल, जो रिप्रेजेंट करता है डॉल्फिन को, और उसमें टॉप पे कर्नाटक है, उसमें भी टॉप पे कर्नाटक है। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स जो आज हमने देखा, उसमें भी टॉप पे कर्नाटक है। और खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो भी 6ठा संस्करण हुआ था 2 चरणों में, उसमें टॉप पे इंडियन आर्मी था। ठीक है, तो सारे खेलो इंडिया गेम्स मैंने आपको यहाँ पे रिवाइज करवा दिए, सारे आपको याद रखने हैं। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में ग्रामीण स्वास्थ्य अभियान है माझे गांव आरोग्य संपन्न गांव, इसको अभी किसने शुरू किया, कहां पर शुरू हुआ? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। तो अभी महाराष्ट्र सरकार ने माझे गांव आरोग्य संपन्न गांव, उसका मतलब होता है मेरा गांव स्वस्थ गांव, नाम से एक नया अभियान शुरू किया है महाराष्ट्र ने। शुरू करने का उद्देश्य क्या है? गांव में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर करना है, लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना है और हर व्यक्ति को अपने गांव में ही इलाज मिल सके अच्छा सा, यही इसका उद्देश्य है, ताकि उनको गांव से बाहर न जाना पड़े, शहरों में न आना पड़े। तो क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी? तो ईसीजी और डायलिसिस जैसी सेवाएं मुफ्त में उनको मिलेगी और गरीब लोगों तक इलाज पहुंचाने पर यहाँ पे खास ध्यान दिया जाएगा। और जो यहाँ पे महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना चलती है, अब उसे हर प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक पहुंचाया जाएगा, लागू किया जाएगा। ठीक है, तो ये अभियान महाराष्ट्र में शुरू हुआ। अब बात महाराष्ट्र की है तो ये रहा मैप में महाराष्ट्र। कैपिटल मुंबई हो गई है, मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस और डेप्यूटी सीएम यहाँ पर 2 हैं, एकनाथ शिंदे और अभी सुनेत्रा पवार बन गई है। गवर्नर है जिष्णु देव वर्मा। कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न अगर मुंबई से रिवाइज करें तो आपको याद है भारतीय नियामक बोर्ड, पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड की अभी पहली बैठक हुई थी मुंबई में। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले का जो सोंदला गांव है, ये भारत का पहला जाति मुक्त कास्ट फ्री गांव बन गया है। राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026, इसका आयोजन हुआ अभी महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले के शेगांव में। और आरबीआई ने देश का दूसरा हाई सिक्योरिटी डेटा सेंटर उड़ीसा के भुवनेश्वर में लॉन्च किया, जबकि पहला आपको यहीं पर मिलेगा खारगर, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में। लार्सन एंड टुब्रो, ये महाराष्ट्र के हिंगोली में भारत के पहले लीगो मतलब लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी का निर्माण करेंगे, जो कि एक मेगा साइंस प्रोजेक्ट है। उसके अलावा 7वां एशिया इकोनॉमिक डायलॉग 2026 ये हुआ पुणे में। महाराष्ट्र के भंडारा जिले का बेला ग्राम पंचायत ये भारत की पहली नेट जीरो पंचायत बन गई है। और महाराष्ट्र के पालघर जिले में स्थित आवर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल
जो यहाँ पर वसई में है, और इसने 2025 का प्रतिष्ठित यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड जीता था। अर्थशॉट प्राइज 2026 का आयोजन मुंबई में होगा। दिव्यांग सहायक पोर्टल यहाँ पर लॉन्च हुआ। भारत की पहली AI संचालित कौशल जनगणना जिसका नाम है सक्षम, इसको शुरू किया गया था मुंबई में। हट्टे रिसाला उत्सव का आयोजन भी अभी महाराष्ट्र के जलाना शहर में हुआ था। कुछ और प्रश्न भी हैं, ये सारे 2026 के रिवाइज करा रहा हूं मैं। भारत की पहली म्यूजिकल रोड का उद्घाटन हुआ था मुंबई के कोस्टल रोड पे, और कौन सा गाना बनता है? जय हो वाला, जय हो। और पहले बिम्स्टेक युवा पेशेवर विनिमय कार्यक्रम 2026 का आयोजन ये भारत में हुआ। भारत में भी महाराष्ट्र के मुंबई और पुणे में। महाराष्ट्र सरकार ने धर्म की स्वतंत्रता विधेयक 2026 पारित कर दिया। गौ टेक 2026 जो कि एक प्रमुख गौ आधारित वैश्विक शिखर सम्मेलन और प्रदर्शनी है, इसका आयोजन हुआ पुणे में। अडानी पोर्ट्स ने भारत का पहला पोर्ट ऑफ रेफ्यूजी शरण बंदरगाह ये शुरू किया। कहाँ पर? 2 स्थान है इसके, एक तो मुंबई में जो डिगी पोर्ट है वहां, और उड़ीसा में गोपालपुर पोर्ट, ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में पूर्वांचल महोत्सव माटी 9 का आयोजन कहां पर हुआ? तो आंसर होगा इसका नई दिल्ली में। तो पूर्वांचल महोत्सव माटी 9 मतलब हो गया ये इसका नवा संस्करण है। इसका आयोजन अभी नई दिल्ली में हुआ और इसका उद्घाटन किया था अभी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने। अब है क्या ये माटी महोत्सव? तो आप कहोगे कि ये पूर्वांचल का एक बड़ा सांस्कृतिक त्योहार है जिसमें माटी यानी कि मिट्टी यानी कि अपनी जड़ों और परंपराओं को खास महत्व दिया जाता है। यह लोगों को उनकी जड़ों, उनकी परंपराओं और संस्कृति से जोड़ता है, और इसका आयोजन करने का उद्देश्य यही है पूर्वांचल की संस्कृति को बचाना और आगे बढ़ाना, युवाओं को अपनी परंपराओं से जोड़ना और लोक कला, भाषा और जो भी वहाँ की पाक कला है उसको बढ़ावा देना। पूर्वांचल कौन सा क्षेत्र है? तो आप देखोगे उत्तर प्रदेश का जो सबसे पूर्वी वाला हिस्सा है उसे पूर्वांचल कहते हैं। ये मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार के हिस्सों में फैला हुआ है और यहाँ पे मुख्य भाषा भोजपुरी होती है। ठीक है, अब कुछ और महोत्सव मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। एक हमने अट्टुकल पोंगल त्योहार पढ़ा था, केरल में मनाया जाता है, 10 दिनों तक चलता है। हट्टे रिसाला उत्सव महाराष्ट्र के जलाना शहर में। जनजातीय कला महोत्सव नई दिल्ली में। जल महोत्सव 2026 अभियान गुजरात में हुआ। आदिवासी लोक कलाकारों का उत्सव आदि परब 2026 का आयोजन हुआ था छत्तीसगढ़ में। और पंचू डोला उत्सव उड़ीसा में। चापचारकुट महोत्सव मिजोरम में और मिजो जनजाति के द्वारा होता है इसका आयोजन। भारत जनजाति महोत्सव 2026 नई दिल्ली में। सरहुल महोत्सव झारखंड। माधवपुर घेड़ मेला का आयोजन हुआ गुजरात। ठीक है, तो ये सब भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि भारत कोल और हम कोल मतलब कोल फील्ड और महानदी कोल फील्ड, ये भारत का पहला स्वदेशी कोयले से अमोनियम नाइट्रेट प्रोजेक्ट को कहां पर शुरू करेंगे? तो ये शुरू करेंगे उड़ीसा में। जानते हैं इसके बारे में डिटेल से। तो यहाँ पे जो एक कंपनी है वो है भारत कोल गैसिफिकेशन एंड केमिकल लिमिटेड और दूसरी है महानदी कोल फील्ड लिमिटेड। तो ये दोनों मिलकर के एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए इन्होंने अभी आपस में समझौता किया है और ये प्रोजेक्ट उड़ीसा के लखनपुर में शुरू करेंगे। तो क्या होगा इस प्रोजेक्ट में? इसमें ये क्या करना चाहते हैं, कोयले को गैस में बदलकर उससे अमोनियम नाइट्रेट बनाना चाहते हैं और इसी प्रोसेस को कोल गैसिफिकेशन कहते हैं, याद रखना। अब ये जो अमोनियम नाइट्रेट बनेगा ना, उसे हम कई जगह इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि उर्वरक में, फर्टिलाइजर्स में, खनन में, माइनिंग में, विस्फोटक बनाने में, हर जगह इसका इस्तेमाल होगा। हमें इसे अभी इंपोर्ट करना पड़ता है, दूसरे देशों से मंगाना पड़ता है, तो उसमें भी कमी आएगी। तो इसमें जो इन्होंने टारगेट रखा है उत्पादन का, इसमें हर दिन 2000 टन अमोनियम नाइट्रेट हम बनाएंगे और सरकार ने कोयला गैसिफिकेशन या कोल गैसिफिकेशन के लिए 8500 करोड़ अभी मंजूर किए हैं। वैसे इस प्रोजेक्ट में लगभग 25,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। और यहाँ पे आप कह सकते हो कि भारत की पहली कोल गैसिफिकेशन की स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल होगा। मतलब यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है वो भी हमारी खुद की होगी, कोयला भी हमारा खुद का, टेक्नोलॉजी भी हमारी खुद की। तो कोल गैसिफिकेशन क्या होता है? वैसे मैंने आपको बताया, जो कोयला होता है उनको हम सीधे जलाएंगे नहीं, जलाते हैं तो फिर राख बनती है, पॉल्यूशन होता है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उस कोयले को गैस में तब्दील कर देंगे और फिर उस गैस से हम केमिकल बनाएंगे। और कौन सा केमिकल? अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, तो ये प्रोसेस है। इसी के लिए इन दोनों कंपनियों ने आपस में मिलकर के समझौता किया है। मतलब ये दोनों कंपनियां मिलकर के इस प्रोजेक्ट को शुरू करेगी। कहां पर? उड़ीसा में, उड़ीसा के लखनपुर में, याद रखना। ठीक है,
अब यहाँ पे भारत में पहले से संबंधित कुछ और प्रश्न आपके बनते हैं करंट अफेयर्स में, मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। जैसे आपको याद होगा, देश की पहली खुले तौर पर क्वीर राज्यसभा सांसद बनी थी कौन? मेनका गुरुस्वामी, पश्चिम बंगाल से हैं। भारत का पहला एम्फीबियस ड्रोन जिसका नाम है अवतार, और अब इसको लॉन्च किया गया। क्या नाम है? अवतार नाम है। एम्फीबियस मतलब पानी में भी चलेगा, पानी के बाहर भी। कोटक महिंद्रा बैंक ने देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर लाइसेंस जारी किया। और कर्नाटक में एक स्थान है गोरीबिदानूर, तो यहाँ पे अपनी तरह का पहला महिलाओं के नेतृत्व वाला औद्योगिक पार्क का उद्घाटन किया था। और जो गोवा है वो केरल के बाद बर्ड एटलस जारी करने वाला दूसरा भारतीय राज्य बन गया। डिजिटल ट्विन पहल शुरू करने वाला भारत का पहला बंदरगाह यह है वीओ चिदम्बरनार पोर्ट, तमिलनाडु में है। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली ये स्थापित की जाएगी अमरावती, आंध्र प्रदेश में। राजस्थान का जो अलवर जिला है यह भी भारत का पहला पूर्ण बीमाकृत जिला बना। भारत का पहला सहकारी आधारित राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? भारत टैक्सी है। बुजुर्गों के लिए बजट लाने वाला पहला राज्य है केरल। बुजुर्गों के लिए अलग से आयोग का गठन करने वाला भी पहला राज्य है केरल। और एनएमडीसी लिमिटेड एक ही फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में 50 मिलियन टन लौह अयस्क का उत्पादन करने वाली भारत की पहली खनन कंपनी बन गई है। भारतीय रेलवे ने अहमदाबाद के साबरमती में देश की पहली एलएनजी डीजल ड्वेल फ्यूल डेमो ट्रेन शुरू किया। और दिल्ली विधानसभा ने विधान साथी एआई चैटबॉट लॉन्च किया, और इस कारण से दिल्ली विधानसभा देश की पहली ऐसी विधानसभा बन गई जहां पर एआई का उपयोग विधायकों के काम में होगा। और बीपीसीएल ने भारत का पहला एलपीजी एटीएम लॉन्च किया भी गुरुग्राम में, इसका नाम है भारत गैस इंस्टा एलपीजी। ठीक है, तो ये भारत में पहले से संबंधित सारे प्रश्न हमने रिवाइज कर लिए। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में IREA ने एरेना मतलब होता है इसका इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, तो इसके अनुसार रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता में भारत ने वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान हासिल किया? तो आंसर होगा तीसरा स्थान। तो एरेना के अनुसार, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी के अनुसार 2025 में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन देश बन गया है। पहले स्थान पे चाइना, दूसरे पे अमेरिका, तीसरे पे अब भारत आ गया। मतलब भारत अब साफ सुथरी ऊर्जा, क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी बनाने में दुनिया के टॉप देशों में शामिल हो गया है। टॉप 3 में आ गया भाई। तो भारत के रेस्पेक्ट में पहले बात करें तो 2023 में अगर आप देखोगे हमारी जो नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता थी वो थी लगभग 176 गीगावाट, और अभी 2025 में हम देख रहे हैं तो ये हो गई है लगभग 250 गीगावाट। केवल एक ही साल में 2025 में देखेंगे तो इसमें बढ़ोतरी हुई है 45 गीगावाट की, मतलब 45 गीगावाट नई रिन्यूएबल एनर्जी इसमें जोड़ी गई है। इतना इजाफा हुआ है। और रिन्यूएबल एनर्जी भी कई तरह की होती है, जो सूरज से बनती है, जो हवा से यानी कि विंड से बनती है, जो पानी से हाइड्रो वाली है, बायोगैस वाली है, और भी कई तरह की होती है। लेकिन इनमें अगर बात करें सबसे ज्यादा उत्पादन किससे हुआ है या सबसे ज्यादा योगदान किसका रहा है इस बढ़ोतरी में, तो आंसर होगा सौर ऊर्जा का, सोलर एनर्जी का। मतलब आप कह सकते हो कि भारत में सबसे ज्यादा बढ़ने वाली ऊर्जा यही है, सोलर एनर्जी। 2025 में ही इसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है? 37 गीगावाट की बढ़ोतरी इसमें देखी गई। और सोलर एनर्जी के रेस्पेक्ट में अगर बात करते हैं तो भारत दुनिया में सौर ऊर्जा उत्पादन में दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पे चाइना है। केवल सोलर एनर्जी के रेस्पेक्ट में अगर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तो टोटल रिन्यूएबल एनर्जी तो मैंने, नवीकरणीय ऊर्जा तो मैंने आपको बता ही दिया, विश्व में हम तीसरे स्थान पर है। लेकिन सोलर के मामले में, सोलर एनर्जी उत्पादन के मामले में चाइना के बाद हम दूसरे स्थान पे हैं। अच्छा, अब दुनिया के रेस्पेक्ट में बात करें, भारत के रेस्पेक्ट में बात कर लिया तो दुनिया में कुल नवीकरणीय जो ऊर्जा है, रिन्यूएबल एनर्जी है, उसका प्रोडक्शन कितना हुआ? तो आप कहोगे 5149 गीगावाट। गीगा की वैल्यू होती है 10⁹, ठीक है। तो केवल 2025 में अगर बढ़ोतरी की बात करेंगे तो कितनी बढ़ोतरी देखी गई है? 692 गीगावाट, लगभग 15% की बढ़ोतरी देखी गई है, जो कि एक अच्छी बात है कि हम क्लीन ऊर्जा की ओर बढ़ रहे हैं। वैसे आपको पता है भारत का टारगेट क्या है? 2030 तक 500 गीगावाट क्लीन ऊर्जा, क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, कुछ भी आप कह दो, अक्षय ऊर्जा कह दो, नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कह दो, तो ये हमारा टारगेट है 2030 का। मतलब 2030 तक इतना हमें उत्पादन करना है रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से। अभी 2-3 दिन पहले हमने एक प्रश्न पढ़ा था जिसमें हमने देखा था सौर ऊर्जा के उत्पादन के मामले में कौन सा राज्य टॉप पर है, तो राजस्थान उसमें टॉप पर था, याद है। कुछ और मैं आपको इसी तरह के अक्षय ऊर्जा से संबंधित प्रश्न करवाता हूँ। एक तो याद रखना, पूर्वोत्तर भारत का पहला भूतापीय उत्पादन कुआं कहाँ पर खुदा गया था? अरुणाचल प्रदेश में। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत 71 पे है, टॉप पर स्वीडन है।
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इसको जारी किया था। 15 गीगावाट से अधिक अक्षय ऊर्जा संचालित करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बन गई है? अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। देश का पहला पूर्णतः स्वदेशी रूप से विकसित 50 किलोवाट भूतापीय संयंत्र कहां पर स्थापित होगा? अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में। और इसी तरह याद रखना, जो अक्षय ऊर्जा दिवस होता है वो होता है 20 अगस्त को। अच्छा, ये जो हमने पीछे प्रश्न में पढ़ा था ना, वो रिपोर्ट जारी की थी इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी ने। उसके बारे में जाने तो स्थापना होती है 26 जनवरी 2009 में। और इसकी स्थापना से आप याद रख पाओगे, एक दिवस होता है इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एनर्जी, अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस। ये 26 जनवरी को होता है। इसका मुख्यालय अबू धाबी यूएई में है और इसका उद्देश्य है ग्लोबल लेवल पर रिन्यूएबल एनर्जी के उपयोग को बढ़ावा देना। वैसे कुछ समय पहले हमने पढ़ा था कि अमेरिका इससे बाहर हो चुका है। ठीक है, तो सारी बातें मैंने आपको रिवाइज करवा दी है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा इसका 4 अप्रैल को। तो हर साल 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। मकसद है लोगों को बारूदी सुरंगों यानी कि लैंड माइंस के खतरों के बारे में जागरूक करना। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 8 दिसंबर 2005 को इस दिन की घोषणा की थी और पहली बार ये हमने 4 अप्रैल 2006 को मनाया था। और इस बार की थीम की बात करें तो इन्वेस्ट इन पीस, इन्वेस्ट इन माइन एक्शन। शांति में निवेश करें, बारूदी सुरंग कार्रवाई में निवेश करें। इससे पहले अभी अप्रैल में अगर आप देखोगे तो 1 अप्रैल को उत्कल दिवस हमने मनाया, 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस के रूप में हमने मनाया और अब ये 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस हो गया। ठीक है, तो साथ के साथ मैं आपको बार बार रिवाइज कराते हुए चलूंगा। जब भी डे वाला प्रश्न आता है तो ये ध्यान में रखना, मेरे साथ साथ रिपीट करते रहना, तो ये आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में म्यांमार के राष्ट्रपति पद का चुनाव 2026 में किसने जीता? तो आंसर इसका होगा मिन आंग ह्लाइंग ने। तो अभी मिन आंग ह्लाइंग, इनको म्यांमार का नया राष्ट्रपति चुना गया है और वे एक आर्मी के जनरल हैं और उन्हीं को अभी यहाँ का राष्ट्रपति चुन लिया गया है। आपको याद होगा सन 2021 की ये बात है, जब यहाँ पे आंग सान सूकी की सरकार थी तो सेना ने उनकी सरकार को हटा करके खुद वहाँ की सत्ता संभाल ली थी और तब से सेनाएं वहाँ पे, आर्मी ही वहाँ पे शासन कर रही है। और अभी भी अगर वोटिंग अगर हुई है ना वहाँ पे, ये राष्ट्रपति चुने गए, तो ऐसा नहीं है कि जनता ने वहाँ पे वोट किया है। वहाँ की संसद के जो सदस्य हैं उन्होंने ही वोटिंग वगैरह करी है और ज्यादातर आर्मी के अफसर थे, तो वही नेता चुन लिया गया। बस एक तरह का दिखावा है कि भैया हमने वोट कराया है, बाकी है वही आर्मी का शासन ही। बाकी मैं आपको ले चलता हूँ, एक बार म्यांमार दिखा देता हूँ। ये रहा मैप में म्यांमार, हमारा पड़ोसी देश है। कैपिटल नेपिटो होती है, करेंसी है म्यांमार क्याग। और याद रखना, म्यांमार को गोल्डन पैगोडा कंट्री भी कहा जाता है। और म्यांमार भारत के किन किन राज्यों से सीमा लगाता है अगर आप बात करोगे तो 4 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। और आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि भारत और म्यांमार के बीच में जो सीमा है वहां पर हम तारबंदी करेंगे, फेंसिंग लगाएंगे। तो वो सीमा कितनी है याद रखना, 1643 किलोमीटर। और यहाँ का एक सितवे पोर्ट है जिसको भारत ऑपरेट कर रहा है, म्यांमार में है। और याद होगा चाइना ने 5000 किलोमीटर क्षमता वाला एक लेपार रेडार भी स्थापित किया था म्यांमार में ही। लेपार मतलब हो गया लार्ज फेस्ड एरे रेडार। कुछ और प्रश्न देखें तो म्यांमार के भूकंप पीड़ितों के लिए भारत सरकार ने एक ऑपरेशन शुरू किया था, ऑपरेशन ब्रह्मा। और ये 2-3 स्टैटिक प्रश्न है। इरावदी नदी कहाँ पर है, पूछा जाता है एग्जाम में, म्यांमार। सान का पठार कहाँ पर है, म्यांमार। और अराकन योमा पर्वत कहाँ पर है, म्यांमार में है। इसे राखीन पर्वत भी कहा जाता है। और ये भी अच्छा प्रश्न है कि यूनाइटेड नेशन ने म्यांमार में एक क्लीन कुकिंग प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है, जो कि पेरिस समझौते के तहत कार्बन क्रेडिट पाने वाली दुनिया की पहली परियोजना बन गई है। और अभी 2 दिन पहले हमने पढ़ा था, इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट आई थी, एक्सेस नाउ ने जारी किया था। और इसमें पहले स्थान पे म्यांमार है तो दूसरे पे भारत है। ठीक है, ये तो हमने म्यांमार की बात कर ली और म्यांमार में राष्ट्रपति की अपॉइंटमेंट वाली बात थी। तो चलो अभी जिन भी देशों में प्रेसिडेंट या प्रधानमंत्री बने थे एक बार फिर मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। तो एक हमने पढ़ा, चेक रिपब्लिक के नए प्रधानमंत्री एंड्रेज बाबिज बने। चिली देश के नए राष्ट्रपति जोस एंटोनियो बने। जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री साने तकाइची। सेशेल्स के प्रेसिडेंट पैट्रिक हार्मनी। नॉर्वे के फिर से प्रधानमंत्री बने जोनास कहर। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लोकार्नो। गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली। थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री अनुतिन चार्नवेराकुल। जमैका के नए प्रधानमंत्री एंड्रयू हॉलनेस। लिथुआनिया के नए प्रधानमंत्री इंगा रुगिनियन। सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति जेनिफर गार्लिंग। रोमानिया के नए राष्ट्रपति निकुसोर डैन। सूडान के प्रधानमंत्री कामेल इद्रिस। और साउथ कोरिया के 14वें राष्ट्रपति ली जे म्यूंग। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री लुइस मॉन्टेनेग्रो। पोलैंड के राष्ट्रपति करोल नवरोकी। मंगोलिया के प्रधानमंत्री अभी हमने पढ़ा उच्चरल न्याम ओसोर। उसके अलावा गिनी देश के राष्ट्रपति मामाडी
डोम्बोया, नीदरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री रॉब जेटेन, बारबाडोस के प्रधानमंत्री मिया मोटली, ईरान का सर्वोच्च नेता चुना गया था मोहताज खामेनेई को, बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान और नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह बने थे। ठीक है, तो सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में किस शहर में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर लॉन्च किया जाएगा? तो आंसर होगा अमरावती में। तो आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू अभी इन्होंने ही घोषणा की है कि भैया अमरावती में अभी 14 अप्रैल 2026 को ही भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर लॉन्च होने वाला है। क्वांटम कंप्यूटर क्या होता है? आप यूं समझ लो बस कि क्वांटम कंप्यूटर एक बहुत ही शक्तिशाली कंप्यूटर है। मतलब जो नॉर्मल कंप्यूटर होते हैं उनसे कई गुना तेज और जटिल काम कर सकता है, वो भी बहुत कम समय में। तो इसका कई जगह इस्तेमाल होगा, दवाइयों की खोज में, मौसम की भविष्यवाणी में, साइबर सुरक्षा में। मतलब जो काम सामान्य कंप्यूटर को करने में सालों लग जाते हैं वो ये कुछ ही समय में कर देगा। और एक प्रश्न ये भी बनता है कि भारत की पहली क्वांटम वैली ये कहाँ पर स्थापित की जा रही है? तो याद रखना आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती में। और वैसे आंध्र प्रदेश का लक्ष्य भी है 2030 तक अमरावती को दुनिया का क्वांटम टेक्नोलॉजी हब बनाना है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। अब इसी तरह से कंप्यूटर से बनने वाले कुछ स्टैटिक प्रश्न आपको कराए जाएं। तो एक याद रखना, भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है विजय भटकर को। दुनिया में सिमॉर्क क्रे कहे जाते हैं। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम 8000। परम की फुल फॉर्म होती है पैरेलल मशीन। और विश्व का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है एल कैपिटन, अमेरिका का है। भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर एरावत है जो विश्व में 75वें स्थान पर है। और याद रखना, रक्षा मंत्रालय के कंप्यूटरों में अब माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की जगह किसका इस्तेमाल होता है? तो माया ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हमारा है खुद का। भारत का पहला स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है भार ओएस, इसको IIT मद्रास ने बनाया था। भार ओएस मतलब भारत ऑपरेटिंग सिस्टम। जेटसन ओरिन नैनो सुपर जनरेटिव AI सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया था एनवीडिया कंपनी ने। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली हमने कहा अमरावती आंध्र प्रदेश में स्थापित होगी। भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर का नाम परम शिवाय है। और जुपिटर ये दुनिया का चौथा सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है और यूरोप का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। यह अभी लॉन्च हुआ था जर्मनी में। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान में रखना। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर याद रखना, अभी हाल ही में स्टील्थ फ्रिगेट INS तारागिरी को कहां पर कमीशन किया गया? तो आंसर होगा विशाखापत्तनम में। तो INS तारागिरी और अभी इसे नौसेना में शामिल कर लिया गया है। अभी इसका समारोह ये विशाखापत्तनम नेवल डॉकयार्ड में हुआ था। और इसे बनाया किसने है? मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने इसका निर्माण किया है। ये प्रोजेक्ट 17A का चौथा स्टील्थ फ्रिगेट है, यानी कि युद्धपोत है। स्टील्थ का मतलब होता है कि जो हमारा जहाज है वो दुश्मन के रडार के पकड़ में नहीं आएगा। फ्रिगेट मतलब छोटा जहाज। और प्रोजेक्ट 17A की अगर हम बात करते हैं तो इसके तहत टोटल 7 जहाज बनने हैं। जो पहला वाला बना था वो INS नीलगिरी था। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो अभी तक टोटल 4 हमारी सेना में शामिल हो चुके हैं, नीलगिरी, उदयगिरी, हिमगिरी और आज जो हमने पढ़ा तारागिरी। और इन 7 में से अगर आप देखोगे तो नीलगिरी, उदयगिरी, तारागिरी और महेंद्रगिरी ये बनाएगा मजगांव डॉक शिप बिल्डर। और बाकी 3 हिमगिरी, दूनागिरी और विंध्यगिरी ये बनाने का जिम्मा मिला है कार्डन रिच शिप बिल्डर को। ठीक है, तो ध्यान में रखना। बाकी ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताना सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। बाकी इनकी PDF और प्रैक्टिस के लिए जो इसका मॉक टेस्ट है, जो क्विज है, वो आपको फ्री में अवेलेबल होता है अपनी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। बाकी चलो अभी हम कल के करंट अफेयर्स का भी क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पहला प्रश्न पूछा था, आर्टेमिस 2 के दौरान पहली महिला कौन होगी जो कि चंद्रमा की परिक्रमा करेंगी? तो आंसर होगा क्रिस्टिना कोच। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि किस राज्य के वर्कला को यूनाइटेड नेशन की 20 सिटीज टुवर्ड्स जीरो वेस्ट पहल में शामिल किया गया? तो आंसर होगा ये वर्कला है केरल का। फिर अगले में पूछा, US मेजर लीग क्रिकेट में शामिल होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं रविचंद्रन अश्विन। फिर आपसे पूछा, अभी एशिया स्क्वैश फेडरेशन अवार्ड्स 2026 में किस भारतीय खिलाड़ी ने मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जीता? अभय सिंह ने।
फिर मंगोलिया के नए प्रधानमंत्री आपसे पूछे जा रहे हैं, उच्चरल न्याम ओसार, और पूछ रहे हैं कि अभी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को 10 साल पूरे हो गए, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1 अप्रैल 2016। और फिर आपसे पूछा गया कि पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का पुरस्कार किसे दिया गया? तो सिपाही जिला पंचायत, जो कि है त्रिपुरा में। फिर आपसे पूछा अभी किस राज्य के पुलिस बल को प्रेसिडेंट कलर सम्मान से सम्मानित किया गया? तो उड़ीसा पुलिस। और फिर पूछा था एनसीईआरटी को अभी डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? 1961 में। फिर पूछ रहे हैं एक्सेस नाउ की इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत इसमें दूसरे स्थान पर है। बाकी चलो कल का होमवर्क प्रश्न भी देखते हैं और सेशन एंड कर लेते हैं। तो कल आपसे पूछा था माधव गॉडगिल का निधन हो गया, वे क्या थे? तो वे एक एनवायरमेंटलिस्ट थे, पर्यावरणविद थे, जिनका भी निधन हो गया। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।